नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में रूबरू कराएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों से, राज्यों की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली के एनआईए अदालत ने यासिन मलिक को सुनाई उम्र कैद की सजा, 10 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकवाद के लिए धन जुटाने का दोषी। 21 राजनीतिक दलों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में चुनाव आयोग, चुनाव खर्च का ब्यौरा समेत दूसरी अनियमितताओं पर सख्ती। एनुअल ऑडिट अकाउंट को भरने में असमर्थ रही पार्टियों पर भी होगी कार्रवाई। महंगाई से राहत को लेकर सरकार का दोहरा फैसला, चालू साल में 1 करोड़ टन चीनी के निर्यात की अनुमति, प्रतिवर्ष 20-20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति। उत्तरी गुजरात तट पर तेज हवाएं चलने की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। मछुआरों को 27 से 29 मई तक समुद्र में ना जाने की सलाह। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। और टेक्सास में स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, फायरिंग में 19 बच्चों समेत 21 की मौत। स्कूल के पास ही के इलाके में रहने वाला निकला हमलावर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले पर जताया दुख। हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में अचानक हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। उत्तरी कश्मीर के क्रीरी इलाके के नाजीबट में हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। इस साल अब तक अलग अलग मुठभेड़ में 22 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ये काफ़ी अरसों से यहाँ पे एक्टिव था। ये यहाँ से जाके श्रीनगर में कोई बड़ी वारदात करने का अंजाम देने वाले थे। बारामूला पुलिस और आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको न्यूट्रलाइज करके एक बड़ा सा हादसा होने से रोक लिया है। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ अखिलेश यादव के साथ ही पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही समाजवादी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार जावेद अली खान ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। मौजूदा सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने उच्च सदन में दूसरे कार्यकाल के लिए नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा एस निरंजन रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व विधायक बीड़ा रविचंद्र और आर कृष्णैया ने भी नामांकन दाखिल किया। प्रवर्तन निदेशालय ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने से संबंधित कथित घोटाले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। ये मामला कार्ति और उनके करीबी एस भास्कर रमन को वेदांता समूह की कंपनी टीएसपीएल के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा 50 लाख रुपए की रिश्वत दिए जाने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना का तीसरा संयुक्त युद्धाभ्यास बोंगो सागर बांग्लादेश की बंदरगाह मंगला पर शुरू हो गया है। समुद्री चरण का युद्धाभ्यास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होगा। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच परस्पर तालमेल और संचालन कार्रवाई कौशल को विकसित करना है। उत्तर कोरिया ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। सभी तीनों मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी तट की ओर एक के बाद एक दागी गईं। इसे देखते हुए दक्षिण कोरिया ने निगरानी बढ़ा दी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मिसाइल परीक्षण के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। दक्षिण पश्चिमी ईरान के खुजेस्तान प्रांत के आबादान शहर में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने से 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। घटना की जांच के सिलसिले में शहर के मेयर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना संकट के बीच मंकी पॉक्स ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। ये रोग 20 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। अब तक इसके 100 से ज्यादा मामले पुष्ट हो चुके हैं। डेनमार्क में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया। वहीं पुर्तगाल में 37 मामले आ चुके हैं। इटली में भी एक और नया मामला आया है। युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर चेसिबल मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी को हराया। अब उनका सामना चीन के डिंग लिरन से होगा, जो दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं।
और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। दिल्ली की एनआईए अदालत ने आज कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग सजा सुनाई। आजीवन कारावास की सजा भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकवादियों के लिए धन जुटाने के अपराध में सुनाई गई है। यासिन मलिक को 2 उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 10-10 साल की कई सजाएं भी हैं। कोर्ट ने यासिन मलिक पर अलग अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसके बदले सजा मिलेगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अदालत ने यासिन मलिक पर कुल 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया। For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA, read with 120B IPC, 5-year fine. 5 year, 5,000 fine. 15 UAPA, punishment under 16 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 17 UAPA, life, 10 lakh fine. 18 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 38 UAPA, 5 years, 5,000 fine. 39 UAPA, 5 year, 5,000 fine. Section 20 UAPA, 10 year, 10,000 fine. दिल्ली की एनआईए अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में प्रतिबंधित संगठन जेकेएलएफ के प्रमुख यासिन मलिक को यूएपीए के तहत पिछले गुरुवार को दोषी करार दिया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख मलिक ने अदालत में खुद गुनाह कबूल किया था और उसने अदालत में कहा था कि वो खुद के खिलाफ लगाए गए आरोपों का विरोध नहीं करता। उसे यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने, टेरर फंडिंग, आतंकवादी साजिश रचने और आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने का दोषी पाया गया है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत आपराधिक षड्यंत्र और राजद्रोह की गतिविधियां भी शामिल हैं। सजा के बाद यासिन मलिक की ओर से अंजाम दिए गए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले वायुसेना अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने फैसले का स्वागत किया। देर आए दुरुस्त आए, एक में हुई है। अब जब पूरा सब कुछ खोदा जाएगा तो पिटारे में से क्या क्या निकलेगा, उसके लिए क्या क्या मिलेगा इनाम, वो हम सबको इंतजार करना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा मेरे साथ जुड़े हुए। सूरज, टेरर फंडिंग के मामले में यासिन मलिक को 2 उम्र कैद की सजा और साथ ही हम जानते हैं तमाम और सजाएं भी शामिल हैं। एनआईए ने सजाए मौत की मांग की थी। हालांकि आतंक के खिलाफ अगर देखा जाए, सजा को देखें तो आज का दिन कितना अहम माना जाएगा? प्रीति, आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक माना जाएगा। अगर हम कश्मीर और आतंकवाद के मामले में कहें तो कश्मीर के अलगाववादी नेता जो कि आतंकी घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और विदेश से पैसा यहाँ लाकर जिस तरह से आतंकवाद की गतिविधि को बढ़ाया गया, तो ये अपने आप में पहली घटना होगी जब किसी कश्मीरी अलगाववादी नेता को किसी कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। आपने सही कहा कि एनआईए ने उनके लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 2 मामलों में आईपीसी की धारा 121 और यूएपीए की धारा 17 के तहत उन्हें आजीवन कारावास और 10 मामलों में उन्हें 10 साल की सजा को वो सभी इकट्ठे चलाई जाएंगी, ये कहा है। और जो आईपीसी की धारा 121 है वो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर अपराध की बात करता है और यूएपीए की जो सेक्शन 17 वो जो टेरर फंडिंग है उसकी बात करता है। तो यह अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा प्रीति। अगर हम आतंकवाद और कश्मीर के मामले के लिहाज से देखें, 2019 में जब मोदी सरकार दोबारा आई थी तो 2 जो संसद से पारित हुए थे, एक धारा 370 हटा था, उसके बाद यूएपीए के कानून को और मजबूत करने के लिए एक संशोधन लाया गया था और उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। धारा 370 का असर वादी में हमने देखा अलग है और अब यूएपीए के तहत जिस तरह से अलगाववादी नेता यासिन मलिक को आजीवन कारावास हुआ है, ये अपने आप में बताता है ये कानून किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और अब जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी ऐसी उम्मीद बन जाती है, क्योंकि इसी दूसरे मामले में बिट्टा कराटे और अन्य अपराधी भी इससे जुड़े हुए हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में उन सभी को सजा मिलेगी। इसके साथ में प्रीति में बताना चाहूंगा, यासिन मलिक के पास न्यायिक प्रक्रिया के तहत अभी रास्ते खुले हुए हैं। वो उच्च न्यायालय में जाकर अपने इस जो सजा उनको मिली है इसकी अपील वो कर सकते हैं। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज मोहन झा।
आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग 2000 से अधिक पंजीकृत राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आयोग का कहना है कि इन पार्टियों ने चंदे से जुड़ी रिपोर्ट नहीं सौंपने, नाम, मुख्यालय, पदाधिकारियों और पते में बदलाव के बारे में जानकारी नहीं देने समेत कई नियमों की अवहेलना की है। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और 29C का अनुपालन नहीं करने वाली देश की 2100 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आयोग के मुताबिक 66 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किए बिना IT छूट का दावा किया था। वहीं 2174 पार्टियों ने चंदे की रिपोर्ट जमा नहीं की है। उचित वैधानिक अनुपालन के बिना दान प्राप्त करने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। 87 गैर मौजूद पंजीकृत राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया जाएगा और सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत लाभ वापस ले लिया जाएगा। गंभीर वित्तीय अनियमितता में शामिल बताए गए 3 पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने चीनी की घरेलू स्तर पर उपलब्धता और दरों में स्थिरता बनाए रखने के लिए चालू विपणन वर्ष में इसके निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, चीनी के निर्यात की अनुमति खाद्य मंत्रालय के तहत चीनी निदेशालय की विशेष अनुमति के साथ दी जाएगी। इस फैसले से सुनिश्चित होगा कि सितंबर 2022 की समाप्ति तक चीनी का भंडार 60 से 65 लाख टन बना रहे, जो घरेलू स्तर पर 2 से 3 महीने के लिए जरूरी भंडार है। चालू वर्ष में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। चालू विपणन वर्ष में अक्टूबर सितंबर के लिए करीब 90 लाख टन के निर्यात के लिए अनुबंध किए जा चुके हैं। चीनी मिलों से करीब 82 लाख टन चीनी निर्यात के लिए निकाली जा चुकी है और करीब 78 लाख टन का निर्यात किया जा चुका है। वहीं सरकार ने सालाना 20-20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना उपकर को मार्च 2024 तक हटाने की घोषणा की है। इस फैसले से सोयाबीन तेल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर तक नीचे आएंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। आयात शुल्क में इस छूट से घरेलू कीमतों में नरमी आएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। 31 मार्च 2024 तक कुल 80 लाख टन कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल का शुल्क मुक्त आयात किया जा सकेगा। साथ ही सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था। इसके अलावा इस्पात और प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क भी हटाने का निर्णय लिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। राजेश कालानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व के प्रत्येक देश को प्रभावित किया, लेकिन इसी महामारी के दौरान दुनिया ने उभरते हुए भारत की शक्ति और सामर्थ्य को भी देखा। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए भारत ने जिस समर्पण से काम किया, उसका विश्व सम्मान कर रहा है। किस तरीके से हमारी बहनों ने दूर दराज के गांवों के अंदर, जहां एक आशा सहयोगनी, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक महिला कार्यकर्ता का रेडियस 5 किलोमीटर हुआ करता था, 4 से 5 हजार आबादी के अंदर उस कोरोना के समय उस समय काम करता था। अपने पति को लेकर, अपने बेटे को साथ लेकर, साधन नहीं थे तो भी वो उस दूर दराज के गांव में जाकर लोगों की उन्होंने जान बचाने का काम किया। आज उनका सम्मानित दुनिया ने किया। खबरें लगातार जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। We are discussing the Income Tax Act 1961. Income tax law is the most progressive taxation law in India. It taxes the rich and helps in transferring payment to the poor. टैक्स एक ऐसी चीज है
जो हर टैक्स पेयर चाहता है उसकी लायबिलिटी कम हो जाए और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि टैक्स का बेस वाइडन हो जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पक्ष मिलकर अपना अपना काम करें और टैक्स की जमा कराएं। Watch with us 75 years laws that shaped India. और आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पीएम आवास योजना शहरी के तहत 116 करोड़ रुपए की लागत से बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1152 घरों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 5 रेलवे स्टेशनों चेन्नई, एग्मोर, रामेश्वरम, मदुरै, काटपाड़ी और कन्याकुमारी के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद गृह मंत्री से उनकी पहली औपचारिक मुलाकात है। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गुरुग्राम जिले में करीब 10,000 एकड़ में सफारी का केंद्र बनाने का फैसला लिया है। अच्छे डिजाइन के लिए कुछ कंपनियों को नियुक्त किया गया है। साथ ही सफारी के लिए सीमा भी चिन्हित कर ली गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता राष्ट्रीय राजमार्गों के समान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कें गांव की जीवन रेखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 साल धमाकेदार तरीके से काम किया, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें दूसरी बार मौका दिया है। साथ ही उन्होंने कोविड के दौरान सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही चीन की सीमा से लगी व्यास घाटी में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा में शुरू किया है, जिसमें ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका शुभारंभ किया। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मामले में मंत्री पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की है। इस मामले में टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी दूसरी बार सीबीआई के सामने पेश हुए। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोर्ट ने 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ईडी को रिमांड में लेने की मंजूरी नहीं दी। सूरत नगर पालिका ने सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कर 65 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। नगर पालिका ने खपत के मुकाबले 50% ज्यादा उत्पादन करके अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। केदारनाथ में 5 और हेमकुंड में 3 इंच बर्फबारी हुई है। खराब मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं को यात्रा न करने की सलाह दी है। तमिलनाडु में दोहरे ट्रैक वाला रेलवे ब्रिज पंबन सस्पेंशन ब्रिज तैयार हो गया है। समुद्र में स्थित इस ब्रिज के नीचे से एक जहाज भी गुजरा। चुनाव आयोग ने लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके लिए अधिसूचना 30 मई को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 6 जून है। 9 जून तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 23 जून को होगा। जिन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर के अलावा पंजाब की संगरूर सीट शामिल है। महाराष्ट्र में एक महिला पायलट अभिलाषा बराक समेत 37 पायलटों को लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में एविएशन विंग में शामिल किया गया है। कैप्टन अभिलाषा बराक हेलीकॉप्टर पायलट बनने वाली पहली महिला है। नासिक में गांधीनगर एयरफील्ड पर आयोजित समारोह में कैप्टन बराक को प्री आर्मी पायलट कोर्स में प्रथम स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया गया। इन अधिकारियों को कठिन प्रशिक्षण से गुजरने के बाद एविएशन विंग में शामिल किया गया है। और बात करेंगे कुछ मौसम से जुड़ी खबरों की। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब यहां तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश में बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है। शिमला का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
इसी तरह किन्नौर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तो लाहौल स्पीति में 0 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आने वाले एक हफ्ते मौसम थोड़ा खराब बना रहेगा। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि 17 जिलों में 5,80,000 से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। प्रदेश के कछार, दर्रांग, दिमा, हसाओ सहित 17 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। कोकिली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिस वजह से कई गांव अभी भी प्रभावित हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। वहीं गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी गुजरात तट पर तेज हवाएं चलने की संभावना के साथ मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वो शुक्रवार से 3 दिनों तक अरब सागर में न जाएं। 27 से 29 मई तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 27 से 29 मई तक मछुआरों को उत्तर गुजरात तट पर समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। कच्छ, जामनगर, पोरबंदर और देवभूमि, द्वारका जिलों में अरब सागर के तट पर काम करने वाले मछुआरों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए। भारत भारी उद्योगों और लंबी दूरी वाले परिवहन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की वैश्विक पहल फर्स्ट मूवर्स कोलिशन में शामिल हुआ है। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इन दोनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी 30% है। जलवायु मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने इसकी घोषणा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़े कामों में सबसे आगे रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के प्रधानमंत्री का सतत यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए वैश्विक जन आंदोलन का आह्वान काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विश्व आर्थिक मंच ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इस पहल की शुरुआत की थी। और अब अहम खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। खबर श्रीलंका से जुड़ी, जहां राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया है। विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति ने वित्त, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय नीति मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 5 बार प्रधानमंत्री रहे विक्रमसिंघे को श्रीलंका में पैदा हुए बड़े आर्थिक संकट के कारण उभरे राजनीतिक संकट के बाद 12 मई को फिर नियुक्त किया गया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का स्थान लिया, जिन्होंने आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार नियुक्त करने की अपने भाई की योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया था। We know it's going to be difficult. That's why we are looking at relief, at least a 2-year relief program. There'll be interim budget. We cut off all the development work and put more money in. One is to ensure that we can pay the higher interest rates, and secondly to ensure that there's more money for the affected people. इस बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को विश्व बैंक तब तक नया कर्ज नहीं देगा जब तक देश की अर्थव्यवस्था संबंधी पर्याप्त व्यापक आर्थिक नीति रूपरेखा नहीं बनाई जाती। विश्व बैंक ने बयान जारी करके ये बात कही है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि विश्व बैंक श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए ब्रिज लोन या नई ऋण प्रतिबद्धताओं के रूप में समर्थन देने की योजना बना रहा है। रूस ने यूक्रेन की पूर्वी औद्योगिक केंद्र डोनबास में अपने हमले तेज कर दिए हैं और पिछले 2 दिन में क्षेत्र में कस्बों और गांवों में कई हमले किए गए हैं। यूक्रेन के पूर्वी शहर में रूस ने रॉकेटों से हमला किया है। पोक्रोवोस्क में रूस ने रॉकेटों से हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। रूस के सैनिकों ने पूर्वी औद्योगिक शहर डोनबास को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही रूस ने सिवियरो डोनेस और अन्य शहरों को घेरने और कब्जा करने के प्रयासों को भी काफी तेज कर दिया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ किया है कि उनके देश के नागरिक रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे। आखिर में खबर अमेरिका से, जहां टेक्सास राज्य के एक प्राथमिक स्कूल में 18 साल के बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी करके 19 बच्चों समेत 21 लोगों की हत्या कर दी। वहीं कई अन्य इस घटना में घायल भी हुए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना पर शोक जताया है और कहा है कि देश में हथियारों की बिक्री पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए अब कदम उठाने ही होंगे। सैन एंटोनियो से 134 किलोमीटर दूर टेक्सास के उवाल्डे शहर के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में मंगलवार 11:30 बजे गोलियों की आवाजें सुनाई दी। हमलावर की पहचान साल्वाडोर रामोस के रूप में हुई है, जो स्कूल के पास के ही एक इलाके का रहने वाला था। अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला क्यों किया गया।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु के कोड इकनाल में चल रहे फ्लावर शो की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।